दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक समाज नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी जानते हैं कि समाज नेटवर्क मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा देश की राजनीति से जुड़े और देश की महिलाओं से जुड़े विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नई संसद में जो पहला विधेयक लाया गया वो महिला आरक्षण विधेयक, इसे नारी शक्ति बंधन का नाम केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और उसके द्वारा महिलाओं को सत्ता में भागीदारी, राजनीति में भागीदारी की 35% की बात की गई। लेकिन जिस तरह से विधेयक लाया गया, जल्दबाजी में लाया गया और विपक्षी दलों का तमाम तरह के आरोप हैं कि उन्होंने विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया है और विपक्षी दलों से चर्चा नहीं की इस विधेयक को लेकर। और इसमें जो शर्तें लगा दी गई हैं ये विधेयक लागू होने से पहले कि उसमें पहले जनगणना होगी, यदि परिसीमन होगा, उसके बाद ये विधेयक लागू होगा। तो इस तरह की जो शर्तें हैं उस पर भी तमाम तरह की आपत्तियां विपक्षी दलों ने दर्ज कराई हैं। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ओबीसी वर्ग की भागीदारी को लेकर भी तमाम विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर की अनदेखी की है। तो उसके ऊपर राजनीतिक जो वाद विवाद है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार शुरू हो गया है। तो इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है। सब तरह का जो विधेयक है इसके क्या गुण भाग हैं या इसके कौन से गुण दोष हैं और किस तरह से आने वाले समय में लागू होगा और कब लागू होगा। क्योंकि जैसे केंद्र सरकार कह रही है कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, जो विधानसभा चुनाव उस दौरान होंगे, उसमें लागू हो सकता है। लेकिन विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह की शर्तें हैं इसके अंदर जनगणना की, परिसीमन की, तो उससे हो सकता है और आगे खिंच जाए, लंबा खिंच जाए। तो इस तरह की जो बातें सामने आई है उन्हीं सब बातों पर आज में चर्चा हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, आज चर्चा में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा शुक्ला जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में नेहा यादव जी से करता हूँ कि क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं और राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, उसको वे बखूबी जानती हैं, क्योंकि राजनीति में वे स्वयं सक्रिय हैं। तो वे समझ सकती हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति का जो सफर है वह कितना आसान है या कितना मुश्किलों से भरा हुआ है। तो महिला आरक्षण का जो विधेयक है यह इस दिशा में कितना कारगर साबित हो सकता है कि महिलाओं का राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण करने में, महिलाओं की भागीदारी तय करने में आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान का विधेयक है वह कितना सक्षम है या उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश आप देखती हैं? नेहा यादव। देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिले ये बहुत अच्छी बात है। और महिलाएं तो सदियों से शोषित और दमित रही हैं, और आज अगर इस विषय पे चर्चा हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके एक महिला होने के नाते हम इस बिल का स्वागत करते हैं, क्योंकि भारत की आज़ादी में जितना पुरुषों का योगदान था उतना ही महिलाओं का योगदान था, लेकिन जो हक अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए थे वो आज़ादी के 75 वर्षों तक नहीं मिल पाए। तो आज इसकी चर्चा हो रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल, समाजवादी पार्टी ने इस बिल का कभी ना विरोध किया है, बस इसमें संशोधन की मांग की है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जो समाज के अंतिम पंक्ति की अंतिम नागरिक महिला है उसके लिए सामाजिक न्याय की मांग करती है। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना था, जो नेताजी का सपना था, उसको साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1962 के चुनाव में जो ग्वालियर की महारानी थी उसके खिलाफ सुखो रानी जो सफाई कर्मी थी उसको चुनाव लड़ाया था। और उस समय 1962 में देश में एक नई बहस छिड़ गई थी, जिसको रानी वर्सेस मेहतरानी के चुनाव का एक संज्ञा दी गई थी। पूरे देश में एक नई बहस महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के तब छिड़ गई थी। तो लोहिया जी तो हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने के पैरोकार रहे, और उन्होंने तब कहा था कि यदि सुखो रानी चुनाव जीत जाती हैं तो ये महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक क्रांति का श्री गणेश होगा। तो जो सोच हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की थी, श्रद्धेय नेताजी की भी वही सोच रही। जो समाज में दमित महिलाएं, जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है, उस समाज की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में इस रिजर्वेशन की मांग की है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय नहीं होगा। जो संपन्न और समृद्ध घरों की महिलाएं हैं केवल वही आगे आ सकेंगी। जो गरीब की महिला है वो कैसे विधायक और सांसद बनेगी? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े नेताओं के घराने से आएंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके घर परिवार की महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले पाएंगी। गरीब कैसे हिस्सा ले? जो दमित महिलाएं हैं, जो शोषित महिलाएं, वंचित तबके की महिलाएं हैं, वो राजनीति में अपने आप को कैसे मजबूत करेंगी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से? उसके लिए समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है। इसलिए हम इस रिजर्वेशन, इस जो महिला विधेयक आया है, महिला आरक्षण बिल जो आया है, इसमें ओबीसी और माइनॉरिटी और एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं।
जी। आपने बताया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की, और महिला आरक्षण विधेयक की आपने बताई समर्थन की बात। मैं नेहा जी शुक्ला जी के पास तो नेहा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह का विधेयक सामने कल आया है और जिस तरह की बहस हुई है, और जहाँ सरकार ने जहाँ इसके पक्ष में बातें कही है, विपक्षी दलों ने इसमें ओबीसी का मुद्दा बड़े जोरदार ढंग से उठाया है, और साथ ही दूसरे जो विषय हैं कि परिसीमन की और जनगणना के विषय भी बड़े महत्वपूर्ण रूप से सामने उभर कर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो विधेयक की जो दिशा और दशा है कब तक सार्थक तरीके से आगे बढ़ती दिखाई देती है आपको? साथ ही महिला आरक्षण का लाभ महिलाओं को कब तक मिलता दिखाई देता है? प्रशांत जी, बहुत चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग जगहों पर लगभग एक ही बातें बार बार उठ रही हैं। तो लेकिन क्योंकि ये बातें आखिरी, जैसे कि नेहा जी ने बोला कि जो बिल्कुल पिछड़ा तबका है और उसकी पंक्ति में आखिर स्थान पर जो खड़ी महिला है, उस तक भी ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि ये महिला आरक्षण विधेयक जिसे नारी शक्ति वंदन का नाम दिया गया है, ये असल में नारी शक्ति वंदना है या नहीं। अगर ये नारी शक्ति वंदना होती तो इसके लिए जो भी प्रक्रियाएं इस बिल में, विधेयक में सुझाई गई हैं कि ये अपनानी होंगी, इसे पहले ही पूरा कर लिया गया होता। इसको विशेष सत्र में लाया गया, गुपचुप तरीके से लाया गया। बार बार विपक्षी गठबंधन पूछता रहा कि आप बताइए कि क्या एजेंडा है विशेष सत्र का, बताया तक नहीं गया। इतना गोपनीय क्यों रखा गया? और अब जब ये गोपनीयता बाहर आ गई है, स्पष्ट हो गया है कि अच्छा महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है, तो इसका जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, इसमें बहुत गंभीर सवाल है। आपको इतनी जल्दी थी कि विशेष सत्र बुलाना पड़ा और उसमें आपने ये जोड़ दिया कि चलिए परिसीमन भी कराना होगा, जनगणना भी होगी, और उसके बाद 2029 में भी लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात मैं मानूंगी कि महिलाओं की बहुत बड़ी जीत होगी। मैं तो कहती हूँ कि जो बीजेपी की महिला नेता हैं, क्या उनकी भी सहमति थी इस महिला आरक्षण विधेयक पर? क्या वो भी खुश हैं? बेशक आप तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए, लेकिन क्या हमें वाकई में खुशी और जश्न मनाने की जरूरत है? क्या मुझे वाकई में इसे हिस्टोरिक बताने की जरूरत है? मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास तो लगभग हर सरकार ने किए हैं। यूपीए सरकार ने भी किया, अटल जी की भी सरकार ने किया। ये प्रयास तो होते ही रहे हैं, और बात घूम फिर के नियत पर आ जाती है। जब नियत ही नहीं होगी तो ये प्रयास होते रहेंगे, जुमलेबाजी होती रहेगी, चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। नारियों को लगेगा कि अब हमें राजनीति में वाकई अधिकार मिल रहा है, लेकिन राजनीति में नारियों को अधिकार मिलेगा, इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है। अमृतकाल बेशक हो, लेकिन नारियों को अधिकार से वंचित रखने की पूरी कवायद है प्रशांत जी, और ये कवायद फिर से लोकसभा पे दिख गई है। सब बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बात ओबीसी की आ जाए, एससी एसटी महिलाओं की आ जाए, या फिर अगर छोड़ दीजिए, हम जातिवाद में ना पड़े, अगर महिलाओं को सीधे सीधे आप दे दीजिए 33% आरक्षण, नहीं होता है तो विभिन्न पार्टियां जो इसका समर्थन कर रही हैं अपनी पार्टी में दे दे। आप साबित करिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। लगभग हर महिला नेता से बहुत ही, वो खुलकर तो नहीं बोलती हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या फिर किसी भी क्षेत्रीय दल की हो, जो भी धरातल पे जुड़ के काम करता है, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी नहीं सुनी जाती है जितनी सुनी जानी चाहिए। ये स्थिति है, वास्तविकता स्थिति है जो महिला प्रतिनिधि है उसकी। सीधे सीधे उसे वो प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। इक्का दुक्का उदाहरण हो सकते हैं कि उनको इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े, लेकिन मैं एक लार्जर सिनारियो आपके सामने प्रशांत जी रख रही हूँ कि महिलाओं की राजनीति में क्या स्थिति है, और इस विधेयक ने बता दिया है कि बीजेपी की भी क्या नियत है। और अगर बीजेपी की महिला नेता इसी बात से खुश हो जा रही है कि शायद जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, अमित शाह ने कह दिया कि चुनाव होते ही करवा लिए जाएंगे। अब चुनाव को बीच में क्यों ला रहे हैं? अगर आप इसको चुनावी मुद्दा नहीं मानते हैं तो आप चुनाव के बाद करवा लेते। अमित शाह ने तो यही बोला ना कि बीजेपी के लिए और मेरे नेता के लिए ये मान्यता है, चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन हम सबको पता है, यहाँ बैठे जितने भी पैनलिस्ट है, मुझे पता है कि सबको ये इस बात का ज्ञात होगा उन्हें कि बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ और ये वाकई में जुमला है, नथिंग एल्स। सही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ रीशेड्यूलिंग है। महुआ मोइत्रा को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये रीशेड्यूलिंग है महिला आरक्षण विधेयक का, नथिंग एल्स। किसी भी महिला को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं। अगर बीजेपी की सरकार की महिलाओं के प्रति कोई नियत होती तो मणिपुर में जो महिला के लिए त्रासदी हुई, बीजेपी की महिला नेता सबसे पहले वहां पहुंचती। एक भी महिला प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का वहां नहीं पहुंचा है। वही बात मैं महिला पहलवानों के लिए कह रही हूँ। तो मुझे बस यही प्रतीत होता है कि
कुछ भी वास्तविकता इसमें नहीं है। वाकई में ये और समय मांगा जा रहा है। जैसे ये कहा जा रहा है ना कि आप अभी तो हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, आप हमें चुनाव जिता दीजिए, हम 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। जबकि अर्थशास्त्रियों के पास जाइए तो वो बोलते हैं कि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि ये आबादी की वजह से हमारा जो वर्क फोर्स है, इसने हमें दुनिया की जो 5वीं इकोनॉमी है वो बनाया। इसमें सरकार की नीतियों का कोई योगदान नहीं है, ये भूलना नहीं चाहिए। और हम बन जाएंगे, स्वतः बन जाएंगे 3री अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम पॉपुलेशन के मामले में चीन से आगे निकल चुके हैं। और वर्क फोर्स दुनिया का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया में है, और उस हिसाब से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ही। हाँ, सरकार की अगर नीतियां दुरुस्त होंगी तो वो हम और अच्छा करेंगे, गरीबों को और फायदा होगा। लेकिन अगर नीतियां ही खराब है तो गरीबों को क्या फायदा होगा। तो गरीब, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, वर्तमान सरकार में भी वही हाल है जो पिछली सरकारों में हाल रहा है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि हाँ, और भी ज्यादा जो है नकारात्मक डेवलपमेंट्स हुए हैं। प्रशांत जी जी जी, जैसे आपने सरकार की मंशा पर आपने सवाल उठाए हैं कि लगता है कि सरकार की जो नीयत है, वो मंशा है महिला आरक्षण को लेकर, आपने तमाम तरह की बातें उसको लेकर कही हैं। मैं रीना ब्रह्मभट्ट जी के पास आता हूँ, हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत करता हूँ। रीना जी, वो क्या लगता है कि नई संसद की शुरुआत हुई है, महिला आरक्षण विधेयक से शुरुआत हुई है, और जब ये अभी लागू ही नहीं होना था तो सरकार को एकदम से इसको इस तरह से प्रचारित करने की आवश्यकता थी कि बहुत बड़ा कोई ऐसा कदम सरकार ने उठा दिया है, और जिसमें जो शर्तें लागू की गई हैं कि पहले परिसीमन होगा, जनगणना, उसके बाद ये लागू होगा। तो जब अभी लागू ही नहीं होना था तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी? तो पहले अगर परिसीमन जनगणना हो जाती, उसके बाद विधेयक आ जाता, तो उसमें क्या दिक्कत थी? क्या लगता है आपको रीना जी? जी प्रसाद जी, सही बात है बिल्कुल आपकी। जब से एक बात है कि पहली बार जब मतलब ये जाहिर किया गया था कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा संसद का, तभी एक डाउट बना हुआ था कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ शगुफा लाया जाएगा या फिर ऐसा मास्टर स्ट्रोक लाया जाएगा जो इंडिया जो अभी गठबंधन हुआ है उसके सामने कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा हो सके मुद्दा। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था, क्योंकि यूसीसी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि यूसीसी लाएंगे शायद, लेकिन ये तो पुराना ही मुद्दा घिसा पीटा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पुनरावर्तित किया गया है, लागू किया गया है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो नेहा जी से मैं समझ हूँ कि अभी कब होगा ये तो कुछ पता है ही नहीं, आपने भी अभी बोला, क्योंकि इसका कितना टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं, उसमें टर्म्स भी काफी रखे गए हैं। तो इसका तो बोलते एक शगुफा ही बोला जा सकता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर महिलाओं को दे रहे नेतृत्व 33%, तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि उसमें कोई ऐसा नहीं कि लॉ या कायदा की जरूरत है, कायदा बनाने की, क्योंकि आपके पास अगर प्रोविजन नहीं है तो भी आप 33% क्या पूरा 50% चाहे तो भी महिलाओं को टिकट दे सकते हैं आप। कौन रोक रहा है? कौन हाथ पकड़ के आएगा कि आपने कायदा नहीं बनाया इसके विषय, आप इनको टिकट नहीं दे सकते, इतना आप टिकट नहीं दे सकते, इतना प्रोविजन नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई शर्त या कंडीशन तो होती नहीं। जिसको भी महिलाओं को जितनी भी टिकट देनी है वो लोग आगे आ सकते हैं, कोई भी पक्ष हो। आप देखो तो 2022 में प्रियंका गांधी ने बोला था कि यूपी विधानसभा में 40% महिला सीटें दी जाएंगी, लेकिन नहीं दी। और उसके पहले भी काफी आप बोलते ऐसे फ्रिक्वेंटली प्रयोग किए गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसे मंशा जाहिर नहीं की है। तो एक खुशी होने वाली बात है या नहीं होने वाली बात है, क्योंकि एक शगुफा भी कहा जा सकता है, मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कल भी पूरे दिन ये डिबेट हुई तो वह जाहिर बात हुई कि अभी तो इम्प्लीमेंट होने वाला है ही नहीं, दूर तक उसका कोई आसार है नहीं। तो एक बात है कि महिलाओं को कितना फायदा होगा, ये 2 नंबर की बात है। दूसरी बात कि जब भी महिलाओं की बात आती है तो सबसे पहले मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि सुरक्षा रिलेटेड। तो अब सुरक्षा के बारे में क्या कर रहा है पूरा देश, आप देखो तो, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ उसके बाद आप देखे कि ऐसी ही वारदात पश्चिम बंगाल में हुई, मेरठ में हुई, राजस्थान में भी थोड़े दिन पहले आप देखो तो बिल्कुल एक घटिया वाक्य ऐसा हुआ। और उसके बाद भी आप देखो तो 4 दिन पहले शायद दिल्ली में ही हुआ, शायद, मैं पक्का नहीं हूँ, कि जो युवती साइकिल पे जा रही थी तो उसका दुपट्टा फंस गया, तो उसको गिरा के मोटरसाइकिल के नीचे आ गई, तब तक उसको परेशान किया गया। तो ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं, तो महिलाओं की सिक्योरिटी कहाँ है? पहली बात तो ये है, मैं सिक्योरिटी पे बोलना चाहती हूँ। और जो भी महिलाएं अब तक संसद में बैठी थी जो मजबूत थी, आप देखो तो सुषमा स्वराज थे भूतकाल में, और शीला दीक्षित थे। अभी आप देखो यहाँ कांग्रेस और भाजपा को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो मणिपुर में हालत थे, दिल्ली में थे, और आप देख सकते हैं कि राजस्थान में अभी क्राइम कैपिटल कहीं ना कहीं हो रहा है। तो महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कुछ किया नहीं जा रहा है ठोस, तो ये एक शगुफा ही है। क्योंकि मैंने बोला अभी कि मुझे तो ऐसा लगता ही है कि अगर मैं अगर कैपेबल हूँ, मुझे अगर टिकट देनी है, तो ऐसा कुछ में आ ही नहीं सकता कि अगर लॉ है नहीं है, रिजर्वेशन है नहीं है, तो पार्टी मुझे टिकट दे सकती है नहीं दे सकती, ऐसी कोई वजह है ही नहीं, तो क्या जरूरत है। और मैं तो ऐसा भी मानती हूँ कि रिजर्वेशन सच में एक ऐसा है कि एक सिर दर्द है, क्योंकि आप देखो कि देश के कोई ना कहीं कोने में रिजर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं आप देखो आंदोलन होते रहते हैं।
लोगों में कहीं ना कहीं वर्ग विग्रह होते रहते हैं, तो ये खत्म करने की बात है। तो ये नया मुद्दा कहाँ से आ जाता है? अब 2 महिलाओं को टिकट, क्योंकि उसके पहले के देखो तो सबसे ज्यादा अब तक की बात की जाए तो 40% जितना तृणमूल ने दिया था, टीएमसी ने। उसके बाद 14% के आसपास भाजपा और कांग्रेस दोनों के, मतलब ये कंपटीशन में इतना ही है, ज्यादा फर्क है ही नहीं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 14 है एमएलए। तो यही बात है कि आप अगर देना चाहते हो तो कोई रोक तो रहा नहीं है, तो रिजर्वेशन का जरूरत ही नहीं, मेरा तो ख्याल ऐसा है पहली बात। और महंगाई की बात है, अगर आपको महिलाओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आप उज्ज्वला योजना ला रहे हो, तो ये देखो कि जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ये योजना के तहत, मुझे जहां तक मालूम है कि पहली बार की बात की जाए तो 10 करोड़ जितनी महिलाओं ने तो रिफिल ही नहीं करवाया था ये बॉटल, क्योंकि महंगाई उनको कहीं ना कहीं छू रही थी। तो एक सीधी बात है कि अगर आपकी उसके पर स्मृति ईरानी जी जब पहले विपक्ष में थी तो बॉटल लेके उनके कहीं ना कहीं वीडियो वायरल थे, तो वो क्या कर रही है? रेसलर की बात की जाए, महिला रेसलर की, तो वो भी आप देख सकते हो कि 100 मीटर की दूरी पर थे, तो उनके आंसू रोकने वाला कोई था नहीं, आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। तो महिलाओं की जब देश में अगर ये स्थिति है तो मुझे नहीं लगता है कि ये विधान की कुछ जरूरत है। दूसरी बात प्रशांत जी ये भी है कि भाजपा, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने कुछ न कुछ मास्टर स्ट्रोक लाना चाहता था, लेकिन ये उनका असमंजस था, क्योंकि ये जो मतलब ये मुद्दा जो लेके आए हैं, ये मुद्दा घिसा पिटा भी है और लोगों को इतना लुभा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका बोल सकते कि जो डिसीजन है उनका, वो कुछ गलत तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो लोग मेरे से मास्टर है, लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो है, एक बात है, क्योंकि इतना लुभाएगा नहीं लोगों को, एक पक्की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शगुफा जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हो रहा है कि शगुफा हो सकता है। मैं हरिशंकर जी के पास आता हूँ। हरिशंकर जी, आपने तीनों महिलाएं हमारे पास मंच में आज हैं, उनको कहीं ना कहीं डाउट है महिला आरक्षण को लेकर कि कब लागू हुआ। आपको क्या लगता है कि सरकार की जो मंशा है, आप क्या महसूस करते हैं कि क्या, जैसे रीना जी का कि इंडिया गठबंधन जो बना है, कि कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सरकार की जो चिंताएं थी बढ़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ उससे मुद्दे से अलग हटकर कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि उनका जो ध्यान है, जनता का, देश का ध्यान है, केंद्र सरकार की तरफ आ जाए। क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, एक तो इस पैनल में मैं अल्पसंख्यक हूँ और आपने रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा, मुझे सबसे बाद में मौका दिया। और खैर, अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो बिल आया है, ये बिल में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके, ये इससे अच्छा बिल कांग्रेस रिजिम में आया था, लेकिन उसमें उनके पास नंबर नहीं थे, इसलिए वो पास नहीं हो पाया। और नो डाउट राजीव गांधी ने सत्ता को दिल्ली से ग्रास रूट लेवल तक ले जाने में उनका योगदान स्मरणीय है, उसे याद किया जाना चाहिए कि नियत जो थी वो देखी जानी चाहिए। और इसलिए शायद सोनिया गांधी बड़ी भावुक थी, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी का सपना जो है वो पूरा होगा। और सभी राजनीतिक दलों ने इसे बिना शर्त समर्थन दिया, क्योंकि इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, और विरोध करते तो भी कुछ नहीं होना था, बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो सवाल उठता है कि मोदी साहब को प्रधानमंत्री बने हुए कितने साल हो गए? उनका दूसरा टर्म पूरा होने को है, 9.5 साल के करीब हो गए। तो इतने दिनों में उनको महिलाएं क्यों नहीं याद है? ये बिल उन्हें सत्ता में बैठने के बाद क्यों नहीं याद आया? क्यों महिलाओं का आरक्षण उन्हें पहले टर्म में याद नहीं आया, फिर दूसरे टर्म में भी याद नहीं आया? तो जब बाय बाय का समय हो रहा है तब याद आया, या उनको लगता है कि ये ऐसी बेला है, कुछ भी हो सकता है, असमंजस है? तो ये इस तरीके का एक उन्होंने बिल लेकर आए महिला आरक्षण, और उसके लिए देखिए विशेष सत्र बुलवाया। विशेष सत्र में कुछ और भी चीजें होंगी लेकर, एक वही लोगों में थी क्या कर देंगे, कोई मास्टर स्ट्रोक आएगा, या तरह तरह की चर्चाएं थी। तो सब जानते हैं कि इनके पास जो अनार हैं वो फुस हो जाते हैं, ऊपर तक नहीं जाते हैं। बम की जो आवाज होती है वो भी बहुत अब इनके पास
ऐसे कोई आइटम बचा नहीं है जिसको ये चला सकें। अब इनके लगभग सारे आइटम जो है वो घिस पिट चुके हैं, उन्हें उन्हें जनता समझ चुकी है। देखिए, धर्म का मुद्दा है तो धर्म के मुद्दे पर आदमी अब बहुत चैतन्य है, समझदार व्यक्ति हैं, वो समझते हैं। प्रभु श्री राम को इन्होंने इतने साल तक उसकी मार्केटिंग कर ली, अब उसका मंदिर, वो मंदिर बन रहा है तो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कि इस मंदिर में भी कोई बहुत सारी स्थितियां आने वाली हैं नहीं। और इसके अलावा देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर उत्तर प्रदेश में ही आप जहां पर सुशासन की बात करते हैं, वहां का अपराध का आंकड़ा जरा स्टैटिस्टिक्स मंगवा कर देख लीजिए, या वहां के अखबारों के में छपने वाली छोटी छोटी खबरें छपती हैं, बड़ी खबरें आजकल कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया छापता नहीं, तो आप संकलित कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपराधिक घटनाएं कितनी हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, घटनाएं राजस्थान में भी हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, वो पूरे देश में हो रही हैं। उसके सोशियो इकोनॉमिक कारण, और हम सोशियो इकोनॉमिक कारण की तरफ नहीं सोचते हैं और हम हवाबाजी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि बुलडोजर खड़ा हुआ है, ये बुलडोजर किसी अपराधी को नहीं रोक सकता है। कोई भी जंग जो है वो युद्ध के मैदान में अनिर्णित ही रहती है, मतलब उसका समाधान नहीं है। अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई युद्ध हो रहा है तो उसका समाधान युद्ध कभी नहीं हो सकता, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का। वो सॉल्यूशन प्रेम ही हो सकता है, संधि हो सकती है, बैठकर एक टेबल पर आपको बात करनी पड़ेगी। अब इंडिया गठबंधन जैसे ही अस्तित्व में आया और उसकी 3-4 बैठकें हुई और उसके इक्वेशन से जाहिरा तौर पर मुझे लगता है मोदी जी को लगा कि ऐसा ना हो कि 24 का चुनाव उनके हाथ से निकल जाए, और उन्होंने जो इतने मतलब जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई और उनसे टैक्स नोच कर जो एक शानदार बिल्डिंग बनवाई है, नई संसद जो देश का गौरव है ना, तो वो उसमें मतलब किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम ना लिखा जाए। तो मुझे लगता है कि उस घबराहट में उन्होंने नई संसद में एक सत्र और पहला प्रधानमंत्री मैं बैठा इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग को लेकर, अपने इतिहास में नाम को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं कि उनको गांधी से ऊपर पूछा जाए, उनको नेहरू से ऊपर पूछा जाए, वो मतलब नंबर 1 हो, मतलब किसी और के लिए कोई राजनीति में जगह हो तो पायदान भी दूसरे नंबर का ऐसा हो कि वो बहुत नीचे हो। तो अपनी इन महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने एक विशेष सत्र बुला लिया। उसमें करें क्या, उसमें वो एक झुंझुना ले आए। झुंझुना क्या है, जिसका ये नहीं पता कि वो कब लागू हो। वो लागू होगा, पहले जनसंख्या होगी, सेंसेक्स होगा, फिर उसके बाद में परिसीमन होगा, और उसके बाद में वो फिर लागू होगा, और ये सिर्फ 15 साल के लिए रहेगा। अब इसमें भाई ठीक है, आप दे रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है और सारे प्रबुद्धजन जानते हैं कि संघ की सोच जो है, वैसे तो हमारे समाज में आज भी स्त्री भोग्या है, पुरुष प्रधान समाज है, और उसमें भी उसकी बहुत ज्यादा वो है, लेकिन संघ की नजर में तो स्त्री और दलित ये मतलब ये मानते भी हैं उन्हें या नहीं मानते हैं, ये अगर आप गौर से देखें, उनका अध्ययन करें, उनकी को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दो इनके एजेंडे से बाहर हैं। इनको ये मानते नहीं है भाई। पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो संघ का और भाजपा का वो स्ट्रक्चर, तो मूल स्ट्रक्चर जो है वो मनुवादी है। आप उसे मनुवादी कहिए या ये कहिए कि वो सवर्णों का हितकारी है, ये है उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर उनका ये है। उनकी
जो संघ के ऊपर के लोग हैं, जो संघ को संचालित करते हैं, आप बताइए उनमें एक भी क्षत्रिय, एक भी वैश्य, एक भी ठाकुर, एक भी दलित है क्या? वो संघ जो भाजपा को गवर्न करता है, एक भी है क्या? स्त्री की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो स्त्री तो उनके लिए तीसरे नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर भी नहीं आती। तो ये एक ऐसा बिल लेकर आए कि मतलब जो जिससे इस देश की आधी आबादी को फिर से एक बार हाथ में झुंझुना देकर और किसी तरीके से करके अपना तीसरा चुनाव निकाल लिया जाए। और स्त्रियां होती भी भोली हैं, कुछ कह नहीं सकते अभी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो सत्ता पक्ष की नीयत है इस बिल में, वो साफ साफ दिखाई देती है। उसे लागू करने की नीयत नहीं है, उसका एक झंडा फहराने की, उसके सहारे एक परसेप्शन क्रिएट करने की ये एक दिक्कत मुझे लगती है। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। आप चारों में से कोई पूछना चाहें तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। जी जी जी, मैं नेहा जी के पास आता हूँ। नेहा जी, जैसे कि हरिशंकर जी ने भी कहा कि मतलब सवाल लगातार सरकार की दोबारा भी कदम उठाते हैं और हर कोई ऐसा लगता है कि सभी के मन में कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न उठ गए हैं कि क्या ये आरक्षण कब लागू होगा, कब महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी की बात जो है वह अमल में होगी। तो यहाँ जो क्या लगता है समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, हम समाजवादी पार्टी की राजनीति जुड़ी हुई है, लगातार उस राजनीति सक्रिय हैं। डिम्पल यादव जी ने भी एक बड़ा कल बयान दिया लोकसभा के अंदर, उन्होंने ओबीसी की, पिछड़ी जातियों की, पिछड़ी महिलाओं की, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात की। अब क्या लगता है समाजवादी पार्टी की अगर हम राजनीति की बात करें, क्या उसके अंदर समाजवादी पार्टी तैयार है कि महिला को उतनी भागीदारी देने के लिए, टिकटों के अंदर भी और जो पार्टी के पद हैं उसके अंदर भी देने के लिए? जैसे प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में 40% की बात की, तो उन्होंने चुनाव में उन्हें मौका भी दिया कि महिलाओं को। देखिए, समय के साथ में हमारा जो सेक्स रेशियो है NFHS 5 के अनुसार अब प्रति 1000 पुरुषों पे 1020 हो गया है। तो 50% रिजर्वेशन भी अगर कोई हमें दे रहा है या पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हो तो ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के इंटरनल संगठन में काफ़ी चेंजेस, बदलाव पुराने दौर से लेकर नए दौर तक आए हैं और लगातार लड़कियों का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के अंदर बढ़ा है। यूथ में जो कभी भी महिला अध्यक्ष नहीं हुआ करती थी हमारी पार्टी की, पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और पूरे देश में एक मैसेज गया कि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद पहली लड़की को अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। और लगातार समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी से 20 महिला विधायक चुन करके आई थी और बीजेपी ने 7 टिकट दिए थे, 7 महिला विधायक आई थी, 11 टिकट दिए थे, 7 महिला विधायक आई थी। तो आप आज इन्हें महिलाओं की याद आ रही है? आप बताइए, इन्होंने 5 किलो राशन पे वोट लिया। तो ये जो जितने सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं अभी, सभी ने कहा कि ये चुनावी सिगुफा है। नए संसद भवन में जाना था साहब को, कुछ नया मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा मुद्दा लाया जाए, महिलाएं भोली होती हैं, इनको झुंझुना थमा दिया जाए। 5 किलो राशन पे उत्तर प्रदेश जीती गए हैं, अगली कहीं और पूरे देश में टारगेट किया जाए। तो इसलिए मोदी जी समय समय पे जानते हैं कि रात के 8 बजे क्या बोल देना है। पूरे देश में कह दो नोटबंदी हो गई, फिर अचानक कह दो आप CAA NRC आ गया। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा जब पहले दिन संसद भवन में गए तो कौन गेस्ट बुलाए गए थे? कंगना रनौत। कौन है वो? बॉलीवुड अभिनेत्री। सपना पांडे, वो कौन है? डांसर हैं। तो जो ईशा गुप्ता, वो भी सेलिब्रिटी हैं। और कौन नहीं आया था? देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। तो आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता और स्तर क्या है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी आज महिलाओं के लिए बात कर रही है, महिला आरक्षण की बात कर रही है, हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने तो कहा है आप 50% रिजर्वेशन दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समाज के अंतिम पंक्ति की अंतिम नागरिक महिला है, जो समाज में शोषित है, वंचित तबके की महिला है, उसको भी समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, उसके साथ भी सामाजिक न्याय होना चाहिए। इसलिए ओबीसी वर्ग की महिलाओं के हित के लिए इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल किया जाए, माइनॉरिटी समाज की महिलाओं को शामिल किया जाए जिनका प्रतिनिधित्व केवल 0.7% है।
तो अगर इसको मांगना गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थी जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने आए थे बनारस में, तो पूरी यूपी में चिल्ला चिल्ला के, पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के बोले मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और आज जब ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व की बात आ रही है तो आपको दर्द हो रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे? जब ये सांसद थे तब इन्होंने इस बिल का विरोध किया था और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था यदि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता है तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं? इतना पता कर लीजिए, क्या अपनी ही पार्टी के इस निर्णय को वो स्वीकार करेंगे? दूसरा, जब जब कोई चुनाव आता है तब तब ये नए नए मुद्दे तो लेकर के आते हैं। अभी महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए ये बिल लेकर के आए हैं, भोली महिलाओं को फंसाने के लिए बिल लेकर के आए हैं, लेकिन ये बिल जरूर लेकर के आए, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि इसको लागू कब कर पाएंगे। तो तारीख भी इनसे पूछ ली जाती तो बेहतर रहता। सारे विपक्षी दल तारीख पूछ भी रहे हैं कि कब आप लागू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। ये कुछ भी, ये पहले मंदिर का मुद्दा अभी कह रहे थे सर कि पूरे मंदिर के मुद्दे पे पिछले 10 साल से राजनीति कर रहे हैं। अब जब वो है उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है तो पूरा क्रेडिट अपने पास ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। जब कुछ गलत होता है, कोर्ट निर्णय लेते हैं तो कहते हैं हमारा नहीं, न्यायपालिका का निर्णय है। और जब कुछ और कोई इनके खिलाफ मुद्दा हो जाए तो ये कहते हैं, और जब इनके पक्ष में हो जाए तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो हम ही ने किया है, हमारे ही कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हो जैसे। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्हें बड़ी क्रेडिट लेने की होड़ रहती है हर चीज में, और एडवर्टीजमेंट और प्रोपेगेंडा में तो इनका कोई विकल्प ही नहीं है। अभी जिस हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा अभियान लेकर के आए थे और उसका 79% बजट इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर लिया। तो ये जो पार्टी है, ये बहुत सिगुफा फेंकने वाली पार्टी है। इनको इसीलिए मोदी जी को लोग जुमलेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि इनकी पुरानी नीयत यही रही है कि जो वोट बैंक है, जो देश की जनता है, उसको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। नेहा जी, एक प्रश्न हो रहा है मेरा इसमें साथ में कि अगर हम बात करें कि जो ओबीसी की बात लगातार बार बार की जा रही है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, केंद्र सरकार भी, बीजेपी भी ओबीसी की जो ओबीसी वर्ग है उस पर बड़ा ध्यान केंद्रित करती है, विपक्षी दल भी लगातार उसकी बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या सामाजिक न्याय की जो राजनीति है या ओबीसी वर्ग की जो राजनीति है वो प्रमुखता से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनने जा रही है? नहीं, बिल्कुल आने वाले टाइम में नहीं, पुराने समय से मंडल कमीशन की लड़ाई से लेकर के देश की आज़ादी में लेकर के पिछड़े वर्ग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज देश की 54% जो आबादी है वो पिछड़े वर्ग की समाज से आती है। तो अगर 54% की आबादी में से अगर कोई अपना हक अधिकार मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है? आप अगर ये इस आबादी की इनको चिंता नहीं होती है तो प्रधानमंत्री जी खुद को चुनाव से ठीक पहले ही इन्होंने गुजरात में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया और पूरे देश में ढिंडोरा पीटा, मैं पिछड़ा, मैं पिछड़ा, मैं पिछड़ा। तो अब अगर इसके हक अधिकार की बात आ रही है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं खुद पिछड़े समाज से आता हूं, मैं आपका हक अधिकार दूंगा? क्यों नहीं इसमें संशोधन करके इसको लागू करते हैं और एक तय सीमा क्यों नहीं बनाते हैं? भाई अगर ये चाह ले तो रिजर्वेशन दे सकते हैं ये। और मैंने तो ये भी सुना कि जो संविधान की कॉपी बांटी गई सदन में परसों, उसमें इन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा दिया था। तो इनकी किस तरह की मंशा है आप जान सकते हैं। इन्हें समाजवादी शब्द से दिक्कत है, इन्हें सेकुलर शब्द से दिक्कत है। जो भारत, जो विश्व में एक अलग पहचान रखता है कि सभी धर्मों का भारत में सम्मान होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, उस मुल्क को ये बांटना चाहते हैं। उस मुल्क में ये जाति और धर्म में लड़ाते हैं और उस धर्म में जब उस देश में जब अधिकार देने की बात होती है तो फिर इन लोगों को दर्द होने लगता है, फिर ये चिल्लाने लगते हैं। मैडम स्मृति ईरानी जी जो बात बात पे सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठ जाती थी, महंगाई के मुद्दे पे अब कुछ नहीं बोलती हैं। बात बात पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी स्मृति ईरानी जी, आज जब उनकी सरकार है तो महंगाई पे मुंह नहीं खोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, कोई महिला मंत्री कुछ नहीं बोली। हाथरस की बेटी को रात में जला दिया गया, उस पर कुछ नहीं किया। ना केंद्र की सरकार ने ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आरोपी छूट गए और इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। चुनाव लड़ने का स्तर भारतीय जनता पार्टी का ये है कि लखीमपुर में एक दलित समाज की महिला ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के जो कैंडिडेट था वो उसकी साड़ी खींच लेता है, बताइए, कि वो नॉमिनेशन ना कर पाए। तो इनके चुनाव लड़ने का स्तर ये है कि महिलाएं अगर चुनाव लड़ेंगी तो अपनी साड़ी और दुपट्टे बचा के रखे। इनके नेता तो ये भी खींचने चले जाएंगे कि कहीं आवेदन ना कर दे, कहीं लड़ ना पाए। तो समाज में जो स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो शुरू से महिला विरोधी रहा है, जो अभी सर ने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा
हरिशंकर सर ने कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिसको गवर्निंग आरएसएस जो है जो गवर्न करती है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें तो महिलाएं हैं ही नहीं। और उसकी महिला विरोधी कितनी मानसिकता है ये तो आप जान ही रहे हैं। पुराने समय से ये लोग महिलाओं के विरोधी रहे हैं। आज इन्हें पता नहीं अचानक से कैसे 9 साल में याद नहीं आई महिलाओं की, 14 से 19 तक याद नहीं आई, ना जातिगत जनगणना कराने की याद आई, और अचानक से इन्हें याद आ गया कि हाँ भाई स्पेशल बुलाते हैं हम लोग और स्पेशली अब एक नया आदेश बनाते हैं, उसको जारी करते हैं कि हमें एक पर्सनल वोट बैंक हमें महिलाओं का मिल सकेगा। क्योंकि इन्हें पता है कि देश में महिलाओं की आबादी लगातार बढ़ रही है, सेक्स रेशियो बढ़ चुका है, तो अब इन्हें महिलाओं का वोट चाहिए। इसलिए एक नया चुनावी सिगुफा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये बेवकूफ बनाने की इनकी रणनीति है। और ओबीसी के जो हक अधिकार सम्मान की लड़ाई है, हमारी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। क्योंकि जो नेताजी का सपना था, जो लोहिया जी का सपना था, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम महिला नागरिक को हक अधिकार सम्मान दिलाने का, उसके लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। जी जी सर, नेहा जी, आपने नेहा शुक्ला जी के पास आता हूँ। नेहा, दोनों एकदम सेम नाम है, कई बार कंफ्यूजन ना हो। नेहा शुक्ला जी के पास मैं आता हूँ। तो नेहा जी, आपको क्या लगता है जो नेहा जी ने कहा कि लोहिया जी की बात की, नेताजी की बात की, और आगे समाजवादी पार्टी की तो ये प्राथमिकता रही है हमेशा, आपको क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति को देखें, पूरे परिदृश्य को हम देखें महिला अधिकारों से जोड़कर, कि महिला सुरक्षा उसमें चाहे या महिला अधिकारों की बात हो, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगातार महिलाओं की लगातार बात की जाती है, कुछ एग्जाम्पल दिए नेहा जी ने कि हाथरस की बात की और दूसरी बात की, और साथ ही एक लोकसभा में जब कल चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के एक सांसद ने, जो बलभूषण सिंह हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, पीछे बैठे थे, तो उन्होंने उस पर भी कहीं ना कहीं तंज कसा। तो आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर जितनी गंभीरता से कदम सरकार की तरफ से उठनी चाहिए थे, क्या वो दिखाई देते हैं? और महिला आरक्षण विधेयक किस दिशा में, वही वाली पहले की बात है कि किस दिशा में ज्यादा दिखाई देता है कि महिला आरक्षण से कि महिलाओं का जो आत्मसम्मान है, महिलाओं की जो भागीदारी है, क्या सुनिश्चित की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, आरक्षण से नहीं, बल्कि हाँ नीयत से जरूर सुरक्षित की जा सकती है प्रशांत जी। और यही नीयत जो है ना, विल पावर, कौन सी पार्टी का विल पावर महिलाओं के प्रति कैसा है। एक बात हरिशंकर सर ने कही थी और इसलिए मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहती हूँ कि महिलाएं भोली नहीं है एक्चुअली सर। महिलाएं शायद पुरुषों से, मैं फेमिनिस्ट शायद साउंड कर सकती हूँ लेकिन मैं हूं नहीं, लेकिन मैं क्योंकि महिला हूं इसलिए मैं खुद के बारे में या फिर जो जिस वर्ग से मैं आती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पुरुषों से समझ रखती हूँ। एक्चुअली महिलाएं क्या है, थोड़ी सी ज्यादा जागरूक है। महिलाएं धर्म के आधार पर तुरंत उन्माद नहीं प्रकट करती हैं, क्योंकि जो हमारे भारतीय समाज का पारंपरिक ढांचा है, क्योंकि महिलाओं को परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो बजट कैसे मैनेज किया जाता है या फिर संस्कार क्या देने हैं, ये सब जो है प्रबंधन महिलाओं की जिम्मेदारी है। और इस वजह से महिलाओं की जो ये स्किल्स है वो थोड़ी सी ज्यादा मुझे लगता है कि समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। और वर्तमान में ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इससे महिला मुझे लगता है कि बहुत उतनी प्रभावित नहीं है महिलाएं जितनी के पुरुष हैं। और यही वजह है कि ये डर है। और जो सुरक्षा की बात नेहा जी ने भी कही या फिर हरिशंकर सर ने कही या फिर रीना जी ने क्यों नहीं कही कि महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है, इस पर महिलाओं का एक बड़ा वर्ग बहुत नाराज है बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दिल्ली में जो तस्वीरें आपने देखी और हरिद्वार पर गंगा के तट पर जो तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें नहीं भूली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस वाली तस्वीर है, वो तस्वीरें नहीं भूल सकते। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो हुआ, वो तस्वीरें नहीं भूल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो महिला सुरक्षा के ऊपर गंभीर सवाल ही खड़े नहीं करते, बल्कि उन घटनाओं के प्रति सरकारों की खामोशी, एक जो पंक्ति है, एक स्टेटमेंट का ना आना, कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव, असंवेदनशील दर्शाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये डर शायद बीजेपी को लग रहा था, इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि महिला आरक्षण विधेयक अगर हम ले आएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं का एक वर्ग जो है वो खुश हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि अब हम पॉलिटिक्स में हमारे पास राइट्स आ जाएंगे। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ये झुंझुन अभी नहीं चलने वाला है। और बीजेपी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि पहले तो उन्हें लगा कि इंडिया अलायंस ही जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, पहले वो करते रहे कैसे जुड़ेंगे, बहुत सारे मतभेद बने हुए, लेकिन धीरे धीरे बैठक दर बैठक जैसे स्थितियां मजबूत होती जा रही है विपक्षी गठबंधन की, वैसे वैसे हर दूसरे दिन मुद्दे बदल जा रहे हैं।
मुझे पता ही नहीं लगता कि कभी हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, कभी हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कभी हम यूसीसीसी की बात करने लगते हैं। आखिर चुनावी एजेंडा ही बीजेपी जब नहीं तय कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डरी हुई है वर्तमान सरकार। उनको ये कतई नहीं अब यकीन हो पा रहा है कि शायद वो अच्छे से चुनाव लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ये सारी परिस्थितियां बताती है प्रशांत जी कि महिला आरक्षण विधेयक लाना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि यूसीसी के जो तमाम पचड़े हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। महिलाओं को उन्होंने सोचा कि शायद वो खुश हो जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट से जो भी जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, महिलाएं काफी जागरूक है और अधिकारों को लेकर भी बहुत ज्यादा जागरूक है, तो उन्हें लगा कि वो अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अट्रैक्ट नहीं होंगी महिलाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जागरूक है, उनको अपना घर चलाना है और इस वजह से वो महंगाई से त्रस्त है। महंगाई ऐसी है कि दूध का एक पैकेट जो पिछले 2-3 सालों में ही दोगुने से तिगुने दाम पर हो गया, आप इस महिला से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको वोट दे देगी? ये महिला महंगाई के मुद्दे पर आपको वोट नहीं देगी, यूथ आपको रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं देगा, धार्मिक उन्माद के मुद्दे पर आप कितना वोट पाएंगे? आप सनातन धर्म की बात करते हैं, वो मुद्दा आप चलाते रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो यूथ जो डंडे खाता है पेपर लीक के प्रोटेस्ट के लिए, वो आपको वोट देगा सनातन धर्म के मुद्दे पर? सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग रह गए हैं जिनको लगता है कि इसी तरीके से जो है हम अपना हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी क्या आपको रोजी रोटी दे देगा? ये बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं जो आपको राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता। राष्ट्रीय मीडिया दिखाता है कि आपको संसद भवन में सेलिब्रिटीज लाए जा रहे हैं दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की तस्वीर देखना चाहूंगी प्रशांत जी, तो मैं वो तस्वीर देखना चाहूंगी कि जो मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर महिलाएं होती है ना, उनको अनुराग ठाकुर ले जाते हैं बिल्डिंग दिखाने के लिए कि ये देखिए हम महिला विधेयक लाने जा रहे हैं और ऐसी महिलाओं को भी सशक्त किया जाएगा। खेतों में काम करने वाली जो खेतिहर मजदूर महिलाएं होती हैं, जिनका रेप कर दिया जाता है दबंगों की तरफ से, उस वर्ग की महिलाओं को लाते, तब मैं मानती कि हाँ, इस सरकार की जो नीयत है या फिर इस पार्टी की जो नीयत है वो वाकई में महिलाओं को सशक्त बनाने की है। लेकिन किसी अफसोस की बात है कि किसी भी पार्टी में इस तरह के एफर्ट्स नहीं दिखते। नेहा जी भी बैठी समाजवादी पार्टी की ही, लेकिन ये एफर्ट्स नहीं दिखते। जी जी बड़ी गंभीर बातें की आपने। मैं रीना जी बड़ी गंभीर बातें मैं रीना जी के पास। तो रीना जी, आपको क्या लगता है कि जो सवाल उठाए हैं नेहा जी ने भी कि जो महिला सुरक्षा की प्राथमिकता में मुद्दा होना चाहिए, उसके लिए तमाम तरह की जो कवायद सरकार के द्वारा होती दिखनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो महिला आरक्षण का विधेयक है, जिस तरह सरकार ने सोचा था कि बना लेंगे राजनीतिक रूप से, क्या उसमें फंस गई है सरकार खुद ही अपने इस कदम से? क्या उन्हें राजनीतिक फायदे की जगह, राजनीतिक बढ़त की जगह नुकसान होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है? क्या लगता है रीना ब्रह्मभट्ट? अनम्यूट कर लीजिए रीना जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ प्रशांत जी, जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा जो है वो इतना इम्पैक्टिव होगा या इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो नेहा जी और नेहा जी शुक्ला ने दोनों ने जो बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप देखो कि राजनीति की अगर बात की जाए तो लोग जो नए संसद भवन में कि सेलिब्रिटीज को वहाँ हाजिर किया गया है, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा था कि भाजपा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएगी, ऐसी महिलाओं को, ऐसे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस, कि जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये एजेंडा हो गया है अब। तो एक बात समझो कि यहाँ सामान्य लोग या वंचित समुदाय की महिलाएं या फिर आम जो बोलते हैं मिडिल क्लास की महिलाएं, वो कहाँ हैं? उनके मुद्दे कहाँ हैं? सुरक्षा कहाँ है? ऐसी सारी बहुत ही ऐसी बातें हैं कि जो सच बात में थे, ये बात में कहीं मैं ऐसा बोलती हूँ कि उल्टा प्रभाव हुआ है इस मुद्दे का, क्योंकि कल भी हम लोगों ने 2-4 डिबेट इस पर मुद्दे पर किए गुजरात में भी। तो सबका यही था बोलना कि ये कि भाई सुरक्षा कहाँ है, मतलब कि महिलाओं के साथ अभी जो हो रहा है, और ये जो 33% रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, तो वर्षा वर्षी से सब बोल सकते हैं, क्योंकि जो शायद मणिपुर की जो घटना हुई और उसके बाद भी कहीं कहीं देश में ऐसी कुछ प्रताड़ित करने वाली घटनाएं हुई, तो क्या ये जो लांछन लगा है उसको धोने का कहीं प्रयास है क्या महिलाओं को खुश करने के लिए? मुझे भी कहीं ये लग गया इन सब की बातें सुन के, ये जो लांछन लग गया है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि सब जगह ये चर्चा तो हुई कि मोदी जी मणिपुर पे कुछ बोले क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग सब सुनना चाहते थे कि उनका प्रतिभाव क्या होगा, कुछ बोलेंगे, कुछ मतलब सजा के लिए कुछ, मतलब अभी तक आप देखो कि जो मणिपुर की जो पीड़िता है उनको न्याय तो अब तक मिला ही नहीं। आप देखो जो रेसलर महिला है उनको भी कहीं तक अभी तक न्याय मिला ही नहीं।
मतलब जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनकी देश भर में चर्चा हुई, वो आप देखो आज भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं न्याय के विलंब में। तो उनके पर तो कोई भी मतलब बोल सकते हैं इनकी कोई प्रतिक्रिया आई ही नहीं। स्मृति ईरानी जी आई, तो एक सीधी बात है कि ये जो है लांछन बन गया उनके लिए। तो कहीं शायद नेहा शुक्ला जी ने बताया ऐसे लांछन धोने का क्या प्रयास है क्या, लेकिन ये धुल नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों वर्षा वशिष्ठ जैसी बात है। क्योंकि महंगाई जो है वो तो वही की वही है। कल हम देखो पिछले 3 साल पहले की बात बताई जाए तो जो घर खर्च था 10-20 हजार में जो घर चलता था, लेकिन आज उसके बाद कोरोना के बाद सीधा 40% जितना महंगाई में आप बोल सकते इजाफा हुआ है। तो आम औरतें जो है वो घर कैसे चला सकती है। और एक आप देखो समाज का जो मिडिल क्लास है, बराबर है, तो उनको तो आप देखो 10-15-20 हजार में घर चलाना पड़ता है क्योंकि इनकी इतनी इनकम होती ही नहीं है। तो अगर गैस सिलेंडर इतना महंगा है तो उज्ज्वला का भी कोई फायदा नहीं है। अब सब्जी रोटी देखो, टमाटर कितने महंगे थे। हम इस मुद्दे पर पाकिस्तान को कोसते रहते हैं, लेकिन इंडिया में जब इतना भाव बढ़ता है तो हमारा क्या मतलब प्रतिक्रिया होती है हमारी। तो यही बात है प्रशांत जी कि सच में लोगों को महिला जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, मुझे नहीं लगता है कितना अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि महिलाओं खुद अपनी बेबसी पर अभी बोल सकते हैं कि पीड़ा फील कर रही है। मैं गुजराती हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आता है कहीं ना कहीं हिंदी शब्द यूज करने में, लेकिन उनको अपनी पीड़ा या वेदना जो है वो कहाँ व्यक्त कर सकती है। अब देखो महंगाई इतनी है तो घर चलाने में भी उनको तकलीफ हो रही है। अब देखो गुजरात की बात की जाए तो मैं आपको बोलूँ 3 दिन पहले का अहवाल था कि गुजरात को हम लोग विकसित स्टेट बोलते हैं, डेवलप्ड स्टेट। तो यहाँ मैंने देखा था अखबार में कि एक अखबार में लिखा था कि 3.5 करोड़ लोग जो आज भी रेशनिंग के दुकान है वहां के चावल गेहूं वो लाते हैं और घर चलाते हैं। तो आप सोचो कि 50% लोग हुए, क्योंकि गुजरात की प्रजा है लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच का है। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। तो क्या जो रेशनिंग की दुकान से लाके खाएंगे तो ये लोग कैसे डेवलप स्टेट के लोग मतलब कहलाए जा सकते हैं। अब उनके पर क्या आप समझ सकते हैं कि महंगाई की कितनी मार है, ये लोग कहाँ जाएंगे सोचो आप। तो उनको तो कोई योजना है, उनका भी फायदा नहीं होने वाला है। लोग अपना घर कैसे चलाते पूछो आप औरतों को, मिडिल क्लास की औरतों को। एक और क्या है, आप देखो कि वैभवी लाइफस्टाइल है, एक समाज का जो तबक्का है वो इतना अय्यास है कि उनका जो खर्च है आप देख सकते हो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अय्यासी का जो हमारा मतलब जो लाइफस्टाइल फ्रेम स्ट्रक्चर है वो भी इतना मतलब बोल सकते टॉप पर आ गया है। और एक तबक्का ऐसा है कि जिनको अभी घर कैसे चलाए ये भी आज ये बोल सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद सोचना पड़ता है। तो सिचुएशन ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको विश्व गुरु हम बन गए हैं, ऐसे मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि जीवरी आंटी का जो है हमारे वहाँ लोग आए बहुत, मतलब अभी मैंने सोचा कि व्हाइट हाउस है वो भी मतलब चकाचौंध हो गया था कि क्या बात है, भारत ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, तारीफ कर रहा था, लेकिन इतना क्या मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। बाकी अभी हमारे जो प्राइमरी या बुनियादी जो मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे हैं। तो महिलाओं को सबसे पहले स्पर्शते हैं क्योंकि उनको घर चलाना है, उनको बच्चे को बड़े करने हैं। तो उनको तो रोज ना रोज बोल सकते हैं कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको सबसे पहले स्पर्शती है। तो उनको तो सिलेंडर का जो भाव बढ़ेगा तो सबसे पहले उनके पर ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोई भी इंसान या आदमी कमा के लाएगा तो उसकी औरत के हाथ में पैसा देगा। तो घर को कैसे चलाना है तो उसको ही देखना है, बच्चे की फीस कैसे भरेगी। तो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उसमें अगर कुछ किया होता तो शायद अच्छा था, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि रिजर्वेशन आने पर भी एक बात ये है कि अगर महिलाओं को बोलने का मतलब जो आज़ादी है, फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो मुद्दे अगर महिलाओं के जो है रिलेटेड वो अगर नहीं उठा पाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है रिजर्वेशन का। अगर वो अपनी बात संसद में रख सकती है, संसद के फ्लोर पर बोल सकती है कि हम महिलाओं के लिए ये मुद्दा है जो उनको पीड़ित कर रहा है, मतलब रोज बरोज परेशान कर रहा है, तो महंगाई है या फिर सुरक्षा है या शिक्षा है। आप देखो काफी कुछ है ऐसी, शिक्षा में भी हम बहुत पिछड़े हैं, हेल्थ के बारे में भी हम बहुत पिछड़े हैं। तो ये जो रोज बरोज के जो मुद्दे हैं ना, सीधी बात है कि प्रशांत जी सबको कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। तो हमको ये सोचना है कि महिलाओं ऐसे क्या खुश हो सकती है, नहीं खुश हो सकती। तो मुझे तो यही लगता है कि सच में मुझे भी उम्मीद थी कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया तो कुछ न कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि मोदी जी को एक बात है कि हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनकी आदत होती है कि वो सरप्राइज देते हैं। ऐसा मुद्दा लेके आएंगे कि सबको किसी को मतलब ख्याल भी नहीं होगा दिमाग में कि भाई ये लाया जाएगा, लेकिन अब के बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं खुद मुझे ऐसा लगता है, कल की जो मैंने डिबेटें देखी और मैंने खुद ने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा का कहीं ना कहीं चूक हुआ है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि लोगों को इतना अट्रैक्ट करेगा।
जी, बहुत बार जैसा संसद पटल पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी लेके आ चुकी है पहले भी, तो रिपीटेशन जैसा लग रहा है। जी, जी, जैसे आपने कहा और अभी रिपीटिशन जैसा इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी और टाइम है ना, बोल ही नहीं सकते कि कब होगा ये लागू। जी, बिल्कुल ठीक कहा। कहीं न कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, उसे कोई फ़ायदा देने से नुकसान ज़्यादा देने की स्थिति में वो कदम उनका आगे दिखाई दे रहा है। और मैं हरिशंकर जी के पास, तो हरिशंकर जी क्या लगता है पूरी कवायद जो हुई है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, उसमें जो बीजेपी ने जो कुछ अपनी बढ़त दिखाने की कोशिश की थी, वह क्या अपने उस कदम से अपने खुद ही इसमें फँस गई है? और साथ ही अगर महिला की जो राजनीति में भागीदारी की बात करें, 35% आरक्षण की बात करें, संसद के अंदर वर्तमान स्थिति में जितनी महिलाएं सांसद हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर मौजूद हो या सांसद के तौर पर मौजूद हैं, हम ये देखते हैं कि महिला अधिकार की जो बात आती है, महिला सुरक्षा को लेकर जब बात आती है, ये केवल अपनी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखने के लिए तो इकट्ठे हो जाती हैं, खड़े हो जाती हैं बोलने के लिए, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर वह राजनीतिक रूप से विचारों को अपना व्यक्त करती है, राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप पर बात करती है। तो ऐसे महिला सशक्तिकरण किस दिशा में कैसे होगा? अगर महिला भी अगर 33% की भागीदारी संसद के अंदर हो जाए, लेकिन जब महिला सुरक्षा के नाम पर अगर बात करनी होती है, तो केवल पार्टी का पक्ष रखने के लिए महिला सांसद आगे आते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इस महिला आरक्षण बिल की बात है, पर सबसे अच्छा बयान मुझे सुप्रिया सूले का लगा। उन्होंने कहा कि संसद का दरवाजा महिलाओं के लिए खोल दिया है, लेकिन उस पर लिख दिया है नो एंट्री। तो नो एंट्री लिखा हुआ है, दरवाजा खोल दिया है। महिला आरक्षण बिल जो है वो अब कानून बन जाएगा, नंबर है उनके पास, लेकिन लेकिन नीयत नहीं, नीयत देने की नहीं। इसलिए उसमें ऐसे क्लॉज जोड़े गए हैं कि वो एक डुगडुगी है, एक झुनझुना है कि आप महिलाएं लें और इसे बजाते रहें, और उनका जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो भौकाल मचाता रहे कि महिलाओं के मसीहा हैं हमारे माननीय पीएम, कितना दर्द है उनके। अगर उनके दिल में दर्द होता तो वो मणिपुर का माँ बोलते। वो उस महिला की जो हृदय विदारक तस्वीरें, वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सीजेआई ने, इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि वो तमाम जगह की यात्राएं करते हैं। वो स्वतः संज्ञान सीजीआई ले सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर में आज भी मणिपुर का माँ बोलने में दिक्कत है, उन्हें चाइना कच्चा बोलने में दिक्कत है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये सत्ता की जो है वो असलियत को दृष्टिगोचर करती हैं, दर्शाती हैं कि सत्ता का चरित्र क्या है। और सत्ता का चरित्र और सत्ताधीशों का चरित्र जो है, वैसे तो मेरा मानना यह है कि कुर्सी का जो चरित्र होता है वो लगभग किसी भी दल की सरकार हो वो समान होता है। लेकिन अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन को देखकर लगता है कि नहीं, ये मैं गलत सोचा करता था, उसमें भी बहुत बड़ा ग्रेडिंग है, मतलब फासला है उसमें। तो महिला आरक्षण बिल के बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि इसका कोई विशेष इम्पैक्ट होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र कह रहे थे 45% महिलाएं तो वैसे भी मोदी जी को पसंद करती हैं, उन्हें वोट देती हैं, तो इसमें अगर 20% और बढ़ गई तो बस मोदी जी का काम हो जाएगा। तो सब अपने अपने ख्याली पोला पका रहे हैं। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो साझा विपक्ष है वो कितनी अपनी एकता के साथ में और ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अपने मुद्दों के साथ में किस तरीके से 2024 के चुनावों में संघर्ष करता है, उसको फेस करता है, ये सारा उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो कुछ रोज खबरें आती रहती है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे ऐसी खबरों को बहुत फैलाता है।
जैसे अभी नीतीश कुमार की खबरें फैलाई जा रही हैं कि उसका वो हो गया है, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। कभी बोलते हैं 17 को अमित शाह जा रहे हैं, उस स्टेज पर नीतीश कुमार होंगे तो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और कभी वो ममता को लेकर सवाल उठाते हैं। और मायावती जी का जहाँ तक बात है तो उनका बड़ा सीधा सा है। देखिए, मायावती जी का सर्वाधिक जो इम्पैक्ट है वो खुद कहीं अगर गेनर हो सकती हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी वो किसी गठबंधन के साथ तो गेनर हो सकती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें या वो इंडिया गठबंधन में आए। बिना गठबंधन के वो जीरो हैं। ऑलमोस्ट इतना जरूर है कि अगर वो अकेले लड़ती हैं तो वो टेंट मारेंगी। 21% दलित वोट है, जिसमें से लगभग 17% का वोट जो है वो उनका पक्षधर बताया जाता है, जो जाटव समुदाय से आते हैं, वो मायावती के फॉलोअर्स हैं। इनमें से जो 1-1.5% पासी हैं, 1-1.5% वाल्मीकि हैं, 1-1.5% या 2% खटीक हैं, ये सारे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था, ये वोट भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। और ये वोट भी कभी बैक होकर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ी समझदारी के साथ खड़गे को ये लोग लड़ाते हैं तो खड़गे एक दलितों के सर्वमान्य नेता होने की काबिलियत रखते हैं, जैसे बाबू जगजीवन राम की थी। जैसे अंबेडकर के बाद अगर कोई सर्वमान्य नेता हुआ जिसके बल पर कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों का वोट मिला, वो बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम का मैंने वो दौर देखा है जब एक घर में मैं जाता था तो किसी घर में जाता था तो 2 तस्वीरें लगी होती थी। बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी तस्वीर लगी रहती थी और एक उसके साथ ही जगजीवन राम जी की तस्वीर होती थी, और उनका नाम नहीं लेते थे, ये लोग कहते थे बाबूजी की तस्वीर। तो ऐसा ही एक बाबूजी बनने की तरफ खड़गे जा सकते हैं विपक्ष में, और कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में युवा चेहरों में चंद्रशेखर हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो स्थितियां थोड़ी दूसरी होंगी। लेकिन बात यहाँ चल रही है महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण में नेहा जी, दोनों नेहा जी और साथ में रीना जी इतना प्रकाश डाल चुकी हैं कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ उसमें शेष रहा नहीं है। ये 2 राजधानियों ने, चंडीगढ़ और लखनऊ ने और साथ में महाराष्ट्र ने मिलकर वो मेरे लिए कोई नई चीज छोड़ी नहीं है। तो कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते। जी, बस यही था कि पूरा जो महिला आरक्षण को लेकर जो गुण दोष है उसके और उसके जो इफेक्ट बट हैं उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें थी, और हमारे पैनलिस्ट ने भी उन सब बातों पर प्रकाश डाला कि किस तरह से भारतीय राजनीति को यह मुद्दा बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। और साथ ही जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर उसमें जो शर्तें लगाई हैं उस पर विपक्षी दलों ने तमाम तरह के जो प्रश्न उठाए हैं, और साथ ही ओबीसी का जो मुद्दा है, ओबीसी जो भागीदारी का मुद्दा है, ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति को आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने जा रहा है। और मैं आप सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह से सभी ने पूरे विषय का एक बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट और सार्थक विश्लेषण किया है, उससे हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी का पुनः आभार धन्यवाद करता हूँ। नेहा यादव जी, नेहा शुक्ला जी, रीना जी, हरिशंकर जी ने इस मंच पर आकर अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वह पूरे विषय को बड़ा सारगर्भिता है उन्हें प्रदान करते हैं। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के वीडियो आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।